अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है गुरुवार, तारीख है 8 जून 2023। विषय है जीडीपी की वृद्धि दर उत्साहजनक है। यह आलेख लिखे हैं अभिजीत मुखोपाध्याय, जो अर्थशास्त्री ऑब्जर्वर रिजर्व फाउंडेशन के हैं। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों उम्मीद जताई कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं और इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7% से ऊपर रह सकती है। मगर आरबीआई ने अभी इस वर्ष के लिए जीडीपी की वृद्धि या अर्थव्यवस्था की विकास दर के अपने अनुमान को 6.4% ही रखा हुआ है। उसका अनुमान है कि जब आंकड़ों में संशोधन होगा तो यह 7% से ज़्यादा हो जाएगा। आरबीआई ने जीडीपी के बढ़ने की वजह अर्थव्यवस्था के बड़े बुनियादी कारकों में तेजी को बताया है। उसका मानना है कि देश में उत्पादन और विनिर्माण अपनी क्षमता के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस क्षमता में कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गिरावट आ गई थी। अभी हालांकि इस बारे में कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन आरबीआई ने विनिर्माण उद्योगों के हवाले से कहा है कि देश के उद्योग धंधे अपनी क्षमता के 75% से ऊपर काम कर रहे हैं। उसी के आधार पर आरबीआई ने पिछले वर्ष जीडीपी के 7% से ऊपर चले जाने का अनुमान व्यक्त किया है, मगर यह अभी अनुमान है। इसकी पुष्टि तभी होगी जब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ अंतिम आंकड़े जारी करेगा। आरबीआई ने जो अनुमान व्यक्त किया है वह विश्व बैंक के अनुमान से बहुत अलग नहीं है। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की विकास दर के 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। बाद में उसने इसमें संशोधन किया और अब इसे घटाकर 6.3% कर दिया है। उन्होंने इस कटौती की वजह महंगाई यानी मुद्रास्फीति के दर में वृद्धि बताया है। दरअसल मुद्रास्फीति बढ़ने पर उसे नियंत्रित करने के लिए बैंकों को ब्याज दर बढ़ाना पड़ रहा है। इससे कर्ज महंगा हो जाता है, वह चाहे व्यक्ति कोई हो, उद्योग हो या कंपनी, सबके लिए कर्ज महंगा हो जाता है। तो इस वजह से एक जोखिम की स्थिति तो रहती ही है, क्योंकि कर्ज महंगा होने से उत्पादन पर असर पड़ता है और उसमें थोड़ी कमी आती ही है और इससे खपत भी प्रभावित होने लगती है, क्योंकि एक तो सामान तैयार नहीं हो रहता और फिर रोजगार पर भी असर दिखाई देने लगता है। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी कोविड जैसा कारणों से मार खाई हुई अर्थव्यवस्था उभर रही है। मगर यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था में सुधार की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बड़े उद्योग या कारोबार हैं वो संकट से तेज़ी से बाहर आ गए हैं। उन्होंने अपना मुनाफा बढ़ा लिया है, मगर इसके लिए कंपनियों ने छंटनी और कर्मचारियों के वेतनों में कटौती जैसे उपाय अपनाए। ऐसा सारी दुनिया में हो रहा है और भारत उससे अलग नहीं है। इसके अलावा इन उद्योगों को सरकार से भी राहत या सब्सिडी दी गई है। इन वजहों से ये कंपनियां संकट से बाहर निकल गई हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है, जहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कृषि के अलावा सेवा क्षेत्र और टेक्सटाइल जैसे सूक्ष्म, लघु एवं और मध्यम उद्योगों में भी अधिकतर काम असंगठित तरीके से ही होता है और वहाँ सुधार नहीं हो सका है। हम इसे विडंबना
भी कह सकते हैं कि देश की जीडीपी तो बड़े उद्योगों और असंगठित क्षेत्र पर निर्भर रहती है, लेकिन छोटे स्तर के व्यवसाय या उद्यमों में सबसे ज़्यादा लोगों के जुड़े होने के बावजूद जीडीपी में उनके योगदान का हिस्सा बड़ा नहीं होता। अर्थशास्त्र में इसे के शेप के सुधार कहा जाता है, जिससे कुछ क्षेत्र जो तेज़ी से ऊपर जाते हैं मगर कुछ क्षेत्र नीचे जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान इन छोटे उद्यमों पर नहीं है, उन्हें निर्यात या उत्पाद से संबंधित प्रोत्साहन देकर मदद भी दी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो काफ़ी हैं, और शुरुआती रुझान से यही लगता है कि वह काफ़ी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जो छोटे संस्थान हैं उन्हें मदद दी जाएगी ताकि वे मजबूत हों। इससे दो फायदे होंगे, पहला कि ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा कि लोगों के पास नौकरी की वजह से पैसा रहने से खपत बढ़ेगी। भारत की आर्थिक सेहत में असमानता की स्थिति का अनुमान इस बात से भी लगता है कि कार उद्योग में महंगी गाड़ियों की बिक्री बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। वह कोविड के पहले की स्थिति में या उससे भी ऊपर हो गई है, लेकिन दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। टू व्हीलर की कीमतें बहुत अधिक नहीं होती और ख़ास तौर पर छोटे कस्बों और गांवों में इसकी बिक्री आर्थिक स्थिति का एक संकेतक होती है, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि वो संकेतक नीचे है और लगातार नीचे जा रहा है, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के बड़े समूह तो बहुत जल्दी 6 से 8 महीने में उबर गए थे, मगर निचला तबका अभी भी संकट से नहीं निकल सका है। हालांकि दुनिया भर में पश्चिमी देशों और चीन आदि की अर्थव्यवस्था की जो हालात है उसे देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था 7 की जगह यदि 6 से लेकर 5.5% तक की गति से बढ़ती है तो भी उसकी सेहत को अच्छा कहा जाएगा, लेकिन यह विकास दर बरकरार रहेगा यह मान लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कई तरह के जोखिम और चुनौतियां भी मौजूद रहती हैं। एक सवाल लोगों के मन में यह भी उठता है कि 2008 में आई वैश्विक मंदी के समय भारत और चीन जैसे अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नाम हुआ था, तो क्या अब भी वही स्थिति बरकरार है, जहां बाहर की अर्थव्यवस्थाओं में मुश्किल होने से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उस समय से यह तुलना की जाए तो ऐसा लगता है कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भले ही बड़े दावे किए जा रहे हों, मगर उद्योगों के भीतर वैसा उत्साह नहीं है। पिछली बार जब दुनिया पर संकट आया था तो उद्योगों का मनोबल मजबूत था। तो यदि ऐसी स्थिति आती है कि दुनिया की बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं यदि नीचे जाना शुरू रहती हैं तो उनके बीच एक अकेले भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर जाती रहेगी। ऐसी स्थिति अभी लगती नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो सकारात्मक आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके एक बड़ी वजह यह है कि पिछले 6 से 8 महीनों में भारत का निर्यात अच्छा रहा है, लेकिन यदि बाहर मंदी आती है तो भारत के निर्यात पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। अगला आलेख है नए जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए दवाओं की उपलब्धता को एक बड़ी चिंता बताते हुए कहा है कि उनकी सरकार हर भारतीय को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP के कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि बीमारियां न केवल परिवारों खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ा वित्तीय बोझ बनती हैं, बल्कि इनसे देश के सामाजिक
आर्थिक ढांचे पर भी असर पड़ता है। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश में 2000 जन औषधि केंद्र खोले जाने की घोषणा की। आमजनों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुगम बनाने के साथ साथ रोजगार सृजन के हिसाब से यह एक बड़ा फैसला है। ये जन औषधि केंद्र प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में खोले जाएंगे। इससे इन समितियों के आय के स्रोत बढ़ेंगे और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। मगर सबसे बड़ा लाभ आम जनता को होगा, जिन्हें सस्ती दवाएं मिल सकेंगी। इसी वर्ष अगस्त तक 1000 तथा दिसंबर तक और 1000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की यह योजना 2008 में शुरू की गई थी। अभी तक 9300 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा 1300 केंद्र उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहने वाले इस केंद्रों पर किफ़ायती दरों पर जेनेरिक दवाएं दी जाती हैं, जिनकी कीमत मेडिकल स्टोर पर बिकने वाली बड़ी कंपनियों की दवा की तुलना में 50 से लेकर 80% तक कम होती हैं। जेनेरिक दवाएं भी बड़े ब्रांडों वाली दवाओं के जैसे ही प्रभावी होती हैं। जन औषधि केंद्रों पर अभी 1759 दवाएं उपलब्ध हैं। देश के 4 शहरों गुरुग्राम, चेन्नई, गुवाहाटी और सूरत में बड़े भंडार बनाए गए हैं, जहां से दूर दराज के तक दवाओं को पहुंचाने के लिए 36 वितरकों को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि दुनिया में इस्तेमाल रहने वाली हर 5वीं जेनेरिक दवा भारत में बनती है। हर दिन औसतन 12 लाख लोग जन औषधि केंद्र पर जाकर दवाएं खरीदते हैं। भारत की यह योजना अन्य देशों को भी आकृष्ट कर रही है। स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर G20 की बैठक में नाइजीरिया ने ऐसी ही योजना के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया था। अगला आलेख है रैंकिंग से गायब हिंदी पट्टी के शिक्षा संस्थान। यह आलेख लिखे हैं प्रोफेसर मनिंद्र नाथ ठाकुर, जो राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक JNU नई दिल्ली के हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह भारत के शीर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सालाना रैंकिंग जारी की। इसे 2 संदर्भों में देखा जाना चाहिए। एक तो यह कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है। अक्सर सुनने में आता है कि फलना रैंकिंग में भारत के फलना स्थान पर फलना स्थान मिला। इसकी न्यायसंगतता को लेकर कई वर्ष पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बहस हुई, जिसमें यह मुद्दा उठा कि मूल्यांकन करने वाली रैंकिंग संस्थानों में आवेदन शुल्क रखा जाना कितना जायज़ है, क्योंकि यदि आवेदन के लिए फंड ना हो तो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ जा सकता। मगर रैंकिंग सारी दुनिया में होती है और इससे उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे भारत में UGC की एक समिति ने भी रैंकिंग शुरू की है, जिसमें रैंकिंग के हिसाब में से फंडिंग दी जाती है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में रैंकिंग की बड़ी अहमियत है, जहां इनके ही आधार पर तय होता है कि किस संस्थान को कितनी फंडिंग मिलेगी या टैक्स देना होगा। भारत में पहले इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और सीधे सरकार से UGC के जरिए पैसा मिलता था। मगर कुछ साल पहले उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था बनी है। इसमें एक फंड बनाया गया है और सभी विश्वविद्यालयों से कहा जा रहा है कि वे वहां से कर्ज लें, उससे पढ़ाई की व्यवस्था करें और फिर उस कर्ज को लौटाएं। तो विदेशों की तरह इसके लिए भी शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी और सरकार ने अभी जो फंड बनाया है 10,000 करोड़ रुपए का,
उसमें से निजी संस्थान भी कर्ज ले सकते हैं। ऐसे में यदि उनको भी रैंकिंग में शामिल कर लिया जाएगा तो वे भी अपनी साख के अनुसार कर्ज ले सकते हैं और इसलिए ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उच्च शिक्षा निजीकरण की ओर अग्रसर होती जाएगी। यह बैंकों के क्रेडिट स्कोर जैसे हैं, जहां ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर के आधार पर उनको कर्ज दिया जाता है। देखा यह भी जा रहा है कि रैंकिंग और ग्रेडिंग के काम में अब प्राइसवाटर हाउस जैसे बड़ी निजी संस्थाएं भी उतर पड़ी हैं। ग्रेडिंग की एक अलग इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। यह प्रक्रिया सभी राज्यों में शुरू हो चुकी है। गुजरात में पहले ही शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी हो रहा है। यहाँ JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय के विरोध की वजह से यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मगर यह रुकेगी नहीं। तो जैसे स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, वैसे ही भारत में अब तक सरकार पर निर्भर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ती जाएगी और भारत को उच्च शिक्षा का एक वैश्विक बाजार बनाने की तैयारी भी हो रही है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत में बढ़ाने की अनुमति दी गई। साथ ही यह भी संभव है कि भारत इस क्षेत्र में तीसरी दुनिया के देशों के लिए शिक्षा का एक हब बन जाए, जैसा कि मेडिकल क्षेत्र में हुआ। जब पड़ोसी और अन्य देशों से लोग चिकित्सा के लिए भारत आने लगे, उच्च शिक्षा के निजीकरण की दिशा में बढ़ने का खतरा यह है कि इससे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा उनके लिए अच्छे संस्थानों में पढ़ाई का मौका ज़्यादा रहेगा और आगे चलकर जो कुलीन तबका है उसका संस्थानों और सत्ता केंद्रों में दबाव बढ़ जाएगा। इससे सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। इस तरह की रैंकिंग की व्यवस्था में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी के शिक्षा संस्थानों को बमुश्किल जगह मिलती है। रैंकिंग की इस व्यवस्था के लिए हिंदी पट्टी पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी है और इसकी वजह यह है कि पूरी हिंदी पट्टी में शिक्षा की व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। हिंदी पट्टी के कॉलेजों में बस दाखिला होता है और परीक्षा होती है, पढ़ाई नहीं होती। ऐसे में रैंकिंग का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि यदि रैंकिंग में इन इलाकों में संस्थानों को भी शामिल कर लिया जाए तो इससे उनकी बड़ी भलाई हो जाएगी। मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी के छात्रों को इस बात के लिए आंदोलन करना चाहिए कि उनके संस्थानों की भी रैंकिंग करवाई जाए। केवल यह न बताया जाए कि ऊपर के शिक्षा संस्थान कौन है, बल्कि सबसे नीचे कौन है यह भी बताया जाए। कुल मिलाकर रैंकिंग कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसकी मंशा निजीकरण है। लेकिन यदि यह होती भी है तो उसमें इस बात की भी पड़ताल की जानी चाहिए कि अगर कोई शिक्षा संस्थान बेहतर नहीं कर रहा है तो उसके साथ क्या परेशानी है। मेरा तो सुझाव है कि हिंदी पट्टी के राज्यों को भी अपनी रैंकिंग करवानी चाहिए, जिससे इस बात का मूल्यांकन हो सके कि उनके यहाँ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है। उच्च शिक्षा की दिशा में यदि सुधार करना है तो पहले रैंकिंग को ही सुधारने की ज़रूरत है, बजाय यह बताने के लिए कि शीर्ष कॉलेज कौन है और कौन सा संस्थान किस नंबर पर है। यह बताया जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या कमियां हैं। यानी उच्च शिक्षा की व्यवस्था और उसकी दशा को समझने के लिए यदि कोई रैंकिंग की जाती है तो वह बहुत अच्छी बात होगी। अगला आलेख है विश्व महासागर दिवस पर विशेष है। आलेख है प्रदूषण से कराह रहे महासागर। यह आलेख लिखे हैं योगेश कुमार गोयल, जो पर्यावरण मामलों के जानकार हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो औसतन 1 ट्रक प्लास्टिक कचरा प्रति मिनट
महासागरों में गिर रहा है। प्रतिवर्ष अरबों टन महासागरों में सामने वाला प्लास्टिक कचरा विघटित तो नहीं होने के कारण वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहता है और महासागरों की सेहत बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा विभिन्न घातक रसायन और सीवेज भी समुद्रों का हाल बेहाल कर रहे हैं। आए दिन हजारों टन विषैले रसायन समुद्र में सामने से समुद्री जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। महासागरों के स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के महासागर मानवीय गतिविधियों के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए इस दिवस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप से केवल हिंद महासागर में ही प्रतिवर्ष करोड़ों टन भारी धातु या लवणीय पदार्थ समाहित हो जाते हैं, जिसका तमाम समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समुद्रों में समाते प्लास्टिक कचरे को वे अपना भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। विभिन्न अध्ययनों में स्पष्ट हो चुका है कि प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक रसायन समुद्रों के जरिए मछलियों तथा अन्य समुद्री जीवों के शरीर में जा रहा है, जिनका सेवन दुनिया भर में लोग करते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। महासागरों में प्लास्टिक कचरा पहुंचने का बड़ा स्रोत नदियां हैं। इनके जरिए प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंचता है। समुद्रों में प्लास्टिक कचरे का करीब 80% हिस्सा पहुंचाने के लिए दुनिया की केवल 1000 नदियां को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया है, जो विश्व भर की कुल नदियां का केवल 1% ही है। शेष 20% प्लास्टिक कचरा 30,000 अन्य नदियों के जरिए समुद्रों में पहुंच रहा है। एक शोध के मुताबिक समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण में छोटी और मध्यम आकार की नदियों की प्रमुख भूमिका है। पर्यावरण और जलवायु के लिए समुद्र बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब समुद्रों में गर्माहट बढ़ रही है। जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर रॉक्सी कॉल का कहना है कि अरब सागर कभी ठंडा हुआ करता था, लेकिन अब यह एक गर्म पानी के कुंड जैसा हो गया है, जिसकी वजह से तीव्र चक्रवातों का कारण बनता है। पर्यावरण तथा मौसम वैज्ञानिकों का मत है कि महासागरों में हानिकारक रसायनों की नियमित निगरानी के बेहद जरूरी है, ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले इन प्रभावों को सीमित किया जा सके। अगला आलेख है देश दुनिया से विभिन्न दृष्टिकोण और भारत अमेरिका संबंध। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन द्विपक्षीय सामरिक संबंधों को और विस्तार देने के लिए हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे। कुछ दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की आधिकारिक यात्रा प्रस्तावित है। मोदी की यात्रा के दौरान जो बाइडेन उनके लिए राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे, जो अमेरिका भारत संबंधों का महत्व दिखाने की तरफ एक इशारा है। भारत अमेरिका के बीच अक्सर होने वाले उच्च पदस्थ अधिकारियों के आदान प्रदान से पता चलता है कि दोनों देश अपनी साझा चिंताओं, विशेष रूप से चीन को लेकर के आलोक में अपने संबंधों को विकसित करने के इच्छुक हैं। हालांकि यूक्रेन संकट से निपटने के लिए भारत के विभिन्न दृष्टिकोण ने कुछ हद तक इसे प्रभावित किया है। इसके बावजूद मोदी की
अगवानी के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था के साथ बाइडेन भारत को लुभाने की एक और कोशिश करेंगे। पर सशंकित भारत अमेरिका और उसके सहयोगियों की चेतावनियों से सावधान है। वह यह भी मानता है कि मधुर संबंध के बावजूद अमेरिका भारत के घरेलू मामलों में दखल दे रहा है। इस वर्ष मार्च में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से इसमें भारी गिरावट आई है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मानवाधिकार को लेकर भारत की आलोचना की। इसके बाद मोदी को बहस के बीच आना पड़ा और घोषणा करनी पड़ी कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। अब चुनाव बाइडेन का है, एक और वह चीन को नियंत्रित करने और अमेरिका आधिपत्य बनाए रखने के लिए भारत को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका को लेकर भारत की यही सोचता है। अगला आलेख है भीषण गर्मी में बढ़ा जल का संकट। हाल के दिनों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला गया है। इससे मनुष्य के साथ जीव जंतुओं को भी परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर जल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, जिससे पीने के पानी का संकट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के कारण मौसम में असमय बदलाव हुआ है। विकास के नाम पर बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान हो रहा है। इसे बचने के लिए सभी लोगों को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगला आलेख है एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने मनमानी शुरू कर दी। आपदा में अवसर खोजने वाली कंपनियों ने अपने किराए में मनमाना वृद्धि कर दी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। हादसे के बाद भुवनेश्वर समेत दक्षिण भारत के शहरों के लिए हवाई जहाज़ के टिकटों की कीमत दोगुनी कर दी गई। हालांकि ट्रेन हादसे के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे किराए में मनमानी वृद्धि नहीं करें, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अगला आलेख है परमानंद की अनुभूति। पिछले 300 वर्षों में विज्ञान ने स्वयं मानव जीवन के लिए जिस बेहद विशाल समस्या को जन्म दिया है, वह है स्वयं अपने लिए सम्मान की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर देना। जिस क्षण व्यक्ति अपना सम्मान करना भूल जाता है, उसी क्षण वह जीवन के सभी सुखों से किनारा कर लेता है। वह मात्र एक आत्मा विहीन शरीर की भांति रह जाता है। विज्ञान का यही मानना है कि मनुष्य जाति मात्र एक घटना का परिणाम है। मनुष्य का अस्तित्व केवल एक घटना है। विज्ञान की ओर से दी जा रही यह शिक्षा हर किसी के मस्तिष्क में घर करती जा रही है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि किसी को उसकी भी ज़रूरत हो। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी के लिए आप ज़रूरी हैं, उसी समय आपको परमानंद की अनुभूति होती है, भले ही आप किसी एक ही व्यक्ति के लिए ज़रूरी क्यों ना हो। आपको आपका महत्व समझ आने लगता है। संतान को एक माँ के रूप में आपकी ज़रूरत है। आपके पिता को पत्नी के रूप में आपकी ज़रूरत है। आपके दोस्त को एक दोस्त के तौर पर आपकी ज़रूरत है। यह एहसास ताउम्र संतुष्ट होकर जीने के लिए काफ़ी है। आपके बिना कोई अधूरा महसूस करेगा। आप किसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यह बात आपके जीवन को अर्थ देती है। एक धार्मिक व्यक्ति वही है जिसे यह ज्ञान हो कि ब्रह्मांड को उसकी ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में उसके आनंद का कोई अंत नहीं होता, भले ही एक व्यक्ति क्यों ना आपको चाह कर
आपकी ज़रूरत को महसूस कर आपको जीवन जीने का अर्थ समझाए। उसको ऐसा महसूस करना ही आपके लिए काफ़ी है। ज़रा सोचिए, जब पूरा ब्रह्मांड आपको चाहने लगेगा, आपकी आवश्यकता को महसूस करने लगेगा, तब आपको कितना आनंद मिलेगा। संभवतः तब आपको मनुष्य रूप में जन्म लेने का वास्तविक अर्थ समझ आएगा। ऐसा होने पर अचानक आपका जीवन आपके लिए एक सुंदर कविता बन जाएगा, ऐसा सुंदर गीत जिसकी धुन पर नृत्य करने लगेंगे। आपको बस अपने जीवन के महत्व को समझना आना चाहिए। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।